वो कह रहा था मैं कुछ नहीं पता होता। Ladies and gentlemen, good morning. On behalf of Press Information Bureau, I welcome you all to this press conference. Friends, we are on the immediate threshold of completing 1 year of the NDA government. During this period, under the dynamic leadership of the Prime Minister, a number of significant initiatives and policy decisions have been taken in different spheres of our national life. We are privileged and honored to have amidst us the Honorable Finance, Corporate Affairs and Information and Broadcasting Minister, Sri Arun Jaitley ji, who will share the highlights on these various initiatives. I extend a warm welcome to you, sir. I also extend a warm welcome to Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Sri Rajyavardhan Singh Rathore ji. My warm welcome to Sri Ratan P. Vattal, Expenditure Secretary, Sri Bimal Julka, Secretary Information and Broadcasting, Sri Shakti Kanta Das, Revenue Secretary, Ms. Anuradha Joshi, Disinvestment Secretary, Aradhana Joshi, Disinvestment Secretary, I'm very sorry, Ms. Aradhana Johri, Disinvestment Secretary, Dr. Hasmukh Adia, Finance Services Secretary, Ms. Anjali Chib Duggal, Secretary Corporate Affairs. First, the Honorable Finance Minister will make his opening remarks, and thereafter the forum will be open for question and answers. I request you all to kindly ask your questions one by one and restrict it to one per organization so that maximum media persons get an opportunity. Friends, I also request you to kindly switch off your phones or keep them on silent mode. Over to the Honorable Minister. इस सप्ताह सरकार का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। और ये 1 वर्ष उस दिशा को दिखलाता है जिस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में ये एनडीए सरकार काम कर रही है। सरकार के विभिन्न विभाग अपने किस्म की नई ऊर्जा और दिशा के साथ काम करते हैं। पहले वर्ष में केवल देश में नहीं, पूरे विश्व में भारत का और प्रधानमंत्री जी का एक अपना प्रभाव भी बना है। पूरे विश्व में जितनी प्रधानमंत्री जी की हुई 18 देशों में गए और कई देशों के साथ बातचीत देश में भी हुई और भारत का अपना एक अद्भुत स्थान बना है। इराक में, मालदीव्स में, यमन में, नेपाल में जब संकट भी आए तो अपनी कूटनीति के माध्यम से भारत ने उस नेतृत्व में अपनी एक छाप छोड़ी है। सरकार के विभिन्न विभाग, पावर, कोल, माइनिंग, कई प्रकार के नए
इनिशिएटिव्स लेकर आए जो एक सुशासन का भी प्रतीक है और भविष्य के लिए एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म उभार कर सामने लाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें, हाईवेज एक सरकार का विशेष एम्फेसिस इन क्षेत्रों में रहा। रेलवेज ने कई नए इनिशिएटिव्स आरंभ किए हैं। अर्बन डेवलपमेंट अपने स्मार्ट सिटीज का जो पूरी योजना उनकी तैयार हुई है, एक अपना प्रभाव छोड़ती है। जम्मू कश्मीर का चुनाव शांतिपूर्ण और बहुत फेयर तरीके से हो जाना और उस चुनाव की पूरी दुनिया में एक विश्वसनीयता बनना और उसके बाद एक लोकप्रिय सरकार वहां पर बन जाना और मेनस्ट्रीम पार्टीज के लिए वहां पर राजनीतिक स्पेस बढ़ना, ये इस देश के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। जहां तक इस देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है, आज से 1 साल पहले एक निराशा का माहौल था। There was a general environment of gloom. उसके स्थान पर एक उत्साह का माहौल देश में बना है। और एक उस निराशा के माहौल में से उत्साह के माहौल में जब हम आते हैं तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब देश की विकास दर और प्रगति 7.5-8% पे बढ़ती है तो उससे भी देश बेचैन है कि ये और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ती, वाई इज इट नॉट मोर। So the restlessness is to grow even faster, which is the real potential of India. सरकार के कामकाज के कई फीचर्स रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि एक देश में दोबारा उत्साह की भावना वापस आई है। निर्णय और कठिन विषयों में भी निर्णय करना और केवल रुकावटें पैदा हो इसलिए निर्णय रोक देना, यह सरकार की संस्कृति नहीं रही। सो डिसाइसिवनेस even in the face of obstructionism has been an important hallmark as far as this government is concerned. तेज गति से निर्णय करना, the speed of decision making, जिसकी वजह से पहले एक उदासीनता आई थी, और जो लोग उस परेशान हैं वो स्वाभाविक इसके आलोचक भी हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों लाए, मनी बिल क्यों लाए, धीरे धीरे निर्णय चलने दीजिए। लेकिन देश का भी आज मिजाज है कि ये देश धीमी गति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए डिसाइसिवनेस के साथ साथ निर्णय की एक गति हो, स्पीड हो। इसका एक और प्रमुख पहलू रहा है पिछले 1 वर्ष का कि किस दिशा में जाना है उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। There is absolute clarity with regard to the direction in which the government wants to move. और वो जो दिशा है, that direction is towards growth and development.
और उसके लिए जितने निर्णय हो सकते हैं, मैं पूरी लिस्ट आपको गिनाने वाला नहीं हूं, आप में से अधिकतर लोग उससे अवगत हैं। एक रेगुलर इंटरवल्स पे ऑलमोस्ट ऑन अ डेली और अ वीकली बेसिस decisions are being taken in the direction which will augment growth and promote development. उसका एक परिणाम है कि अर्थव्यवस्था में खुलापन आया है, ओपननेस आई है। देश को निवेश, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। व्यवसाय करने का जो माहौल है उसको सरल करने की आवश्यकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सपैंड करना, उसकी आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक और प्रमुख फीचर रहा कि निर्णय प्रक्रिया में एक ट्रांसपेरेंसी आए। देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो जितने भी हम लोगों ने निर्णय लिए हैं उसमें जो सरकारी या मिनिस्टेरियल डिस्क्रिशंस थी, उन मिनिस्टेरियल डिस्क्रिशंस को समाप्त करना और व्यक्ति के आधार पर नहीं, सिद्धांत के आधार पर, और वो सिद्धांत भी ऐसा हो जिसका कोई व्यक्ति जिसका आकलन ना करे, उस सिद्धांत का मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंट आकलन हो। और इसका उदाहरण है कि कोल ब्लॉक के ऑक्शंस, माइनिंग अलॉटमेंट की सरकार की एक लेजिस्लेटिव पॉलिसी, स्पेक्ट्रम एलोकेशन, जहां सारे विवाद खत्म कर दिए गए। और इसका एक डायरेक्ट असर पड़ा कि आज से 1 साल पहले देश के भीतर या बाहर से निवेश करने वाले को लगता था कि सरकार की जो निर्णय करने की प्रक्रिया है, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सो कंट्रोवर्शियल एंड डिस्क्रिशनरी दैट इवन इन्वेस्टर्स आर प्रोसिक्यूटेड। उस पूरे माहौल को इस ट्रांसपेरेंसी ने समाप्त किया। और पिछले इस वर्ष में कम से कम इस सरकार के निर्णयों से कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई। इन द मैटर ऑफ टैक्सेशन, टैक्स सिंप्लीफिकेशन and taxation as an instrument of promoting growth, और इसमें कई ऐसे बड़े इनिशिएटिव्स थे जिसके संबंध में केवल सेमिनार्स में चर्चा होती थी या एकेडमिक्स लिखते थे, कमेंटेटर्स लिखते थे। उसको वास्तविकता का रूप देना अपने आप में कठिन माना जाता था। In the field of indirect taxation, we are in the process of creating history by bringing about the most important indirect tax reform in independent India, the GST. We have brought most states on board. The Lok Sabha has cleared it. It's before the Rajya Sabha. I hope it should be cleared very soon. On direct taxation, the entire emphasis is twofold. One, as far as corporation tax or corporate tax is concerned, we must here also remove discretions, so phasing out of exemptions and bringing the effective rate down to global levels. उससे इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होता है
और इन्वेस्टर के पास सरप्लस पैसा भी रहता है इस देश में और इन्वेस्ट करने का। हाई टैक्सेशन रेट्स आर नेवर इन्वेस्टर फ्रेंडली, आर नेवर इकोनॉमी फ्रेंडली। सो ग्लोबली कंपेटिटिव रेट्स इस देश में आए, जो एक डिस्टेंट ड्रीम था उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना। और जहां तक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, पिछले एक वर्ष में दोनों बजट्स में छूट की दर भी हमने बढ़ाई पहली बार, और दोनों बार उसको एग्जेम्पशंस देना ताकि टैक्स पेयर की जेब में पैसा भी ज्यादा रहे, वो ज्यादा खर्च भी कर पाए जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, वो ज्यादा बचत भी कर पाए, और बचत जो होती है वो देश के विकास में ही लगती है उसकी सेविंग्स के माध्यम से। टैक्स रेजीम को में जो प्रतिस्पर्धा है, एडवर्सिटी भी है रेवेन्यू और एसएससी के बीच में, उसको समाप्त करना। और मुझे खुशी है कि इस सरकार की किसी टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से कोई विवाद नहीं हुआ। कुछ पुराने लेगेसी इश्यूज हैं और धीरे धीरे कानून व्यवस्था के माध्यम से, लीगल प्रोसेसेस के माध्यम से वो लेगेसी इश्यूज भी धीरे धीरे समाप्त हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोहेसिवनेस इन डिसीजन मेकिंग, कई बार सरकारें इसलिए निर्णय नहीं कर पाती कि गठबंधन में, सरकार में, शासक दल में, रूलिंग पार्टी में अपने मतभेद रहते हैं। पिछला एक वर्ष इस बात को जताता है कि सरकार में बहुत स्पष्ट कोहेसिवनेस है। जितने मत आते हैं अल्टीमेटली सरकार का निर्णय होता है, और उस निर्णय के माध्यम से सारी सरकार, सारा गठबंधन उसके पीछे खड़ा होता है। A very important highlight of this government has been to give a corruption-free administration to this country. सरकारी और राजनीतिक भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्ति मिलेगी, ये जो आम नागरिक की इच्छा है वो हमने एक वर्ष में करके दिखलाया है। और इस सरकारी निर्णय किसी अन्य कारण की वजह से हो, इससे ये सरकार पूर्ण रूप से दूर रही है। एक अन्य फीचर शासन का एक वर्ष का रहा है कि फेडरलिज्म, संघीय ढांचे को और मजबूत किया जाए। पहले लगता था कि जो शब्द हम प्रयोग करते थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, या राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो, कंपेटिटिव फेडरलिज्म, ये शायद एक नारे हैं। नीति आयोग का गठन होना, नीति आयोग के निर्णय प्रक्रिया में मुख्यमंत्रियों की एक प्रमुख भूमिका बनना, इससे स्वाभाविक है कि राज्यों का केंद्र के प्रशासन में एक जिम्मेवारी बड़ी है। 14th फाइनेंस कमीशन को लागू करना, जिससे केंद्र सरकार के साधनों में कमी आती है, ये इतना सरल नहीं था, लेकिन उसको स्वीकार करना और लागू करना। आज तक मिनरल रिच स्टेट्स जो हैं
जहां ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत अधिक है और पिछड़े इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, जो मिनरल रिच थे लेकिन जिनके पास मिनरल्स की आमदनी की वजह से बहुत पैसा नहीं जाता था, केंद्र ने इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखलाई और जितना पैसा इन ऑक्शंस में आया है वो अब राज्यों को जाएगा। जीएसटी के माध्यम से भी जो कमजोर राज्य हैं उनकी आमदनी और बढ़ेगी और इसका प्रत्यक्ष रूप से एक राजनीतिक असर हुआ है कि पिछले 5-6 महीने में जब से सरकार ने स्पष्ट दिशा ये दिखलाई तो क्षेत्रीय दलों में, उनमें से कई शासन में भी हैं, कईयों के प्रतिनिधि लोकसभा राज्यसभा में भी हैं, राजनीतिक विरोध के बावजूद भी केंद्र के साथ सहयोग करना, उसमें उनकी दृष्टि बदली है। देयर इज अ चेंज ऑफ एटीट्यूड। So the overwhelming support of the regional parties to the mining law, to the coal law, to the GST is almost directly attributable to the attitude of the central government towards the state through the 14th Finance Commission and also empowering and enriching the states. Fiscal consolidation. इस देश में परंपरा थी कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा दिखलाया जाता था, लेकिन एक छुपा हुआ हिडन फिस्कल डेफिसिट भी होता था। आज फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को 4.1 को हमने सुधारा ही है। So both management of the fiscal deficit as also the quality of that fiscal deficit, where it's a fiscal deficit without any hidden fiscal deficit, are equally important. जितने आर्थिक पैमाने हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ग्रोथ रेट्स, और हाल ही के दिनों में जो रेवेन्यू फिगर्स इनिशियल आए हैं, उनसे ये लगता है कि शायद इस वर्ष उसमें भी काफी सुधार होगा। बिजनेस कॉन्फिडेंस के इंडेक्स में, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के इंडेक्स के भी आज मैं फिगर्स पढ़ रहा था, उसमें सुधार है। पिछले एक वर्ष में जो बार बार सुना जाता था, कोई नहीं कह पाया, जैसे मैंने कहा, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर पाया, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग होना, दैट इज नाउ एन इवेंट ऑफ द पास्ट। तो इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में ईमानदार लोग आए, प्रोफेशनली वो चले। एक इस दिशा से एक व्यवस्था कायम करने का प्रयास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर है, उसमें भी साधन ढूंढना और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्चना और अधिक पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना, रेलवेज में, हाईवेज में। और इस वर्ष की चुनौती ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साधन कम होंगे, जो लोग कहते हैं पब्लिक स्पेंडिंग मस्ट गो अप। So the kind of resources which have been made available to railways, highways, rural roads, we have now entered the next stage of the challenge, that our capacity to spend that money must now increase. So resources with the major infrastructural projects are available in abundance. सब्सिडीज के संबंध में हमारा यह था कि सब्सिडी समाज में
उन लोगों के लिए है जिनको उसकी आवश्यकता है, और धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग बढ़े हैं। सब्सिडीज का रैशनलाइजेशन हो, पेट्रोल का निर्णय पहले कर लिया गया था, डीजल का हम लोगों ने किया, एलपीजी के संबंध में एक प्रक्रिया चल रही है, और जो लीकेज थी बड़े पैमाने पर, ये जो पहल की है कि 17 करोड़ लोग के पास कनेक्शन था और अब 12.5 करोड़ ने सब्सक्राइब किया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एलपीजी लीकेज कम हुई है। और पिछले कुछ महीनों में जो फर्टिलाइजर के संबंध में भी हमने निर्णय किया है कि किसान को तो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा, लेकिन उसकी भी जो लीकेज थी उसको कम किया जाए। आने वाले वर्ष के लिए भी सरकार का एक रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि तुरंत अगले सेशन में जीएसटी पास हो, लैंड बिल हो, और कई ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जिसकी पिछले वर्ष भर में घोषणा हम लोगों ने की है, अलग अलग मंत्रालयों ने की है, रेलवेज ने किया है। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को शुरू करना, 16 हाईवेज जो स्टॉल्ड थे शुरू हो चुके हैं, और हाईवेज रेलवेज को इतना पैसा दिया गया है कि उनमें कोई स्टॉल्ड प्रोजेक्ट होने की गुंजाइश नहीं है। जीएसटी के अतिरिक्त लैंड बिल पारित होना, जो रास्ता अब हमने अपनाया है वो उस दिशा में एक गति लाएगा। पोर्ट कॉर्पोरेटाइजेशन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, बैंकरप्सी कोड, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स या इन लार्जर पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, और एंट्री पॉइंट पे बिजनेस व्यवस्था को सरल करना, ये सरकार की एक स्वाभाविक एजेंडा अगले वर्ष का है। इसके साथ साथ जो इनिशिएटिव्स हमने अनाउंस किए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, रीट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्मार्ट सिटीज का, 100 रेलवे स्टेशंस का, गोल्ड मोनेटाइजेशन का, कंपनीज एक्ट अभी हमने अमेंड किया है, उसमें भी सरलता लाने का प्रयास किया है। डिसइन्वेस्टमेंट में मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले साल तो हमें सिर्फ आखिरी 6 महीने मिले थे, और 6 महीने में भी द लार्जेस्ट एवर डिसइन्वेस्टमेंट इन अ गिवन ईयर वी वर एबल टू अचीव 24,277 crores। मैं आंकड़ा जोड़ रहा था कि पिछले 6 महीने में जो हम लोग कर पाए थे, सबसे अधिक जिक्र एनडीए 1 का होता था। दिस इज एन अमाउंट लार्जर देन द सम टोटल ऑफ एनडीए 1 ऑल्सो। और इस साल तो बहुत बड़ा टारगेट है, और इसमें दोनों प्रकार की प्रक्रिया, डिसइन्वेस्टमेंट भी और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी, जहां जहां आवश्यकता है हम लोग अपनाएंगे। ब्लैक मनी को स्क्वीज किया जाए, डोमेस्टिक और फॉरेन। इसमें डोमेस्टिक ब्लैक मनी के संबंध में भी फाइनेंस बिल में कदम है। ब्लैक मनी एक्ट पास हो चुका है, उसको नोटिफाई करना और जो डिक्लेरेशन के पीरियड्स हैं उसको हम थोड़े दिन में घोषित कर देंगे। बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कानून जो ब्लैक मनी को भी स्क्वीज करता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है। एक बहुत बड़ी चुनौती इस सारे माहौल में जो रही है, एक ग्लोबल स्लोडाउन रहा है, और उस ग्लोबल स्लोडाउन में ये देश तेजी से प्रगति करे। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड।
लेकिन उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे भी असर पड़ता है और स्थानीय बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर भी बहुत दबाव था। पिछले कई वर्षों की मंदी की वजह से बैंक्स वर अंडर प्रेशर। बैंक्स की अपॉइंटमेंट्स को प्रोफेशनलाइज किया जाए, एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन्स हैं और जो बैंक्स के सीईओज हैं उसके बीच में डिस्टिंक्शन लाया जाए, ये अपॉइंटमेंट्स प्रोफेशनल आधार पर हो। पुरानी व्यवस्था से दूर हटकर वो व्यवस्था कायम की गई है और जो 3 रिक्त स्थान है वो भी अब अगले महीने तक भर जाएंगे। बैंक बोर्ड्स में भी एक ब्यूरो के माध्यम से नियुक्तियां हो, बोर्ड्स को भी प्रोफेशनलाइज किया जाए। और इस गति में से उभरने का एक अच्छा संकेत अभी आया है। जैसे मैंने कहा, एक संकेत आया, रेवेन्यूज में सुधार होना शुरू हुआ अप्रैल के महीने में, कि मार्च में जो क्वार्टर समाप्त हुआ, एनपीएस नीचे आने आरंभ हुए हैं। ये पहला क्वार्टर था जो बैंक्स में एनपीएस बढ़ रहे थे, वो नीचे आने लगे हैं। दे हैड रीच्ड अ हाइट ऑफ 5.64%. Period ending March, they've come down to 5.2%. Agricultural credit lifting, क्रेडिट की ग्रोथ कमजोर थी, उसकी संख्या बढ़ी है अभी। पिछले वर्ष 8.4 लाख करोड़, विच इज द हाईएस्ट एवर, और इस साल उसको भी काफी बढ़ाएंगे हम लोग। एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक दबाव रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उन नॉर्म्स को लिबरलाइज किया। और इन नॉर्म्स के माध्यम से राज्य जो प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता करना, और आने वाले वर्षों में कृषि के क्षेत्र में, विशेष रूप से सिंचाई में और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का खर्चा बढ़ाना। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से ही दिशा बदलेगी, इसकी नीति स्पष्ट है। सरकार के सामाजिक कार्यक्रम, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, और केवल ऐसे नहीं कि चुनाव वाले वर्ष में थोड़े से साधन लोगों में बांट दिए और उससे वोट ले लिया, उससे लंबे अरसे में समाज को लाभ नहीं होता। इसलिए जनधन योजना 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकों के साथ जोड़ा। अब उसका दूसरा चरण चल रहा है, पहल के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से, कि उन खातों में पैसा जाए। और जो ये नई योजनाएं सरकार की सोशल सिक्योरिटी की आई हैं, इसका लॉन्ग टर्म में जो लोग कहते हैं जमीन पे कैसे दिखेगा, इस देश में इंश्योरेंस की सुविधा, द इंश्योरेंस नेट कवर्स ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन। और जब समाज प्रगति करते हैं आर्थिक दृष्टि से, तो यह बढ़ना चाहिए। और इसलिए दोनों इंश्योरेंस स्कीम्स, जन सुरक्षा की भी और जीवन की भी, इसमें गरीब आदमी तक ये इंश्योरेंस पहुंचे, ताकि दुख और संकट में उसकी सहायता हो पाए। ये जो अनयूजुअल, अनप्रेसिडेंटेड स्कीम्स हैं, पिछले 12 दिन में, 9 मई को आरंभ हुई थी, 7.5 करोड़ लोग इसमें जुड़ चुके हैं। तो पूरे 68 इयर्स में तो 20% हिंदुस्तान कवर्ड था इंश्योरेंस से, और 13 दिन में these new insurance schemes have reached 7.5 crore people.
और मुझे लगता है कि इस वर्ष का जब पहला कैंपेन इसका 31 अगस्त तक का है और फिर हर वर्ष शुरू होगा, ये इस देश के इंश्योरेंस को आम आदमी तक पहुंचाएगा। ये केवल इलेक्शन ईयर में गिमिक कर दिया, ये वो नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग लास्टिंग फैसिलिटी जो सामाजिक सुरक्षा की लोगों को मिलेगी। इंडिया इज एन अनपेंशन्ड सोसाइटी। केवल 11% लोग इस देश में हैं जो पेंशन्ड हैं, और इस पेंशन्ड परिवारों की संख्या को बढ़ाना तो अटल पेंशन योजना और उसी प्रकार से नेशनल पेंशन स्कीम में जुड़ने के लिए इकोनॉमिक रिबेट्स देना, टैक्सेशन रिबेट्स देना, ताकि ये 11% पेंशन्ड सोसाइटी, इसकी संख्या भी बढ़े। इस दिशा में इन स्कीम्स को हम लोग और आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने बजट में कहा था कि अनक्लेम्ड अमाउंट्स जो सरकार में हैं उनको इकट्ठा करके वृद्ध लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए इस्तेमाल होगा। उसकी भी योजना हम लोग बना रहे हैं। मुद्रा स्कीम जो बाद में मुद्रा बैंक बन जाएगी, 5.77 करोड़ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास फंडिंग का कोई साधन नहीं था, वहां तक पहुंचेगी। विभिन्न मंत्रालय को हम लोग देख लें, डिफेंस में प्रोक्योरमेंट और परचेजेस की स्पीड पकड़ना, बाकी विभागों का मैं जिक्र कईयों का कर चुका हूं। ऑयल मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस, कि सब्सिडीज का रैशनलाइजेशन करना, उसमें बहुत बड़ा उनका रोल रहा है। So every department has been working overtime in this last 1 year. It's been an important year, a directional year, and a direction at a very fast pace. और ये संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में सरकार और देश की दिशा क्या होगी। मुझे केवल इतना कहना था, शायद मैं ज्यादा लंबा बोल लिया। आपको जो प्रश्न होंगे। Thank you, sir. So, let's start with 47. Person holding 47. सर, मैं लक्ष्मण राय, CNBC आवाज से। इन तमाम उपलब्धियों के बीच 3 ऐसे मौके आए या फिर 3 फैसले ऐसे थे जिस पर वित्त मंत्रालय को फिर से समीक्षा करनी पड़ी या फिर वापस अपने फैसले लेने पड़े। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को वापस लेना, मैट पर FIS को नोटिस भेजना और PDMA जैसी व्यवस्था करना। तो क्या ये वित्त मंत्रालय जल्दबाजी में फैसला लिया था या फिर वित्त मंत्रालय को अंदाजा नहीं था कि इतना तीखा विरोध होगा? देखिए, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि टैक्सेशन के मामले में सरकार की और मेरी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, और वो है सिंप्लीफिकेशन। मैं देश से बाहर था जब मुझे पता चला कि ITR फॉर्म में कुछ एडिशंस हुए हैं। 3-4 एडिशंस थे, पहले भी 12.5 पेज का था। और मैं स्वयं के बारे में कहूं तो मुझे तो 12.5 पेज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैंने उसी वक्त फोन करके इसको रुकवाया, और सिंप्लीफिकेशन करना ये तो अपने आप में अच्छी बात है। और इस अनुभव के आधार पर अगर देश के टैक्स पेयर्स को लाभ मिलता है तो वो स्वाभाविक है, एक लाभ होगा। PDMA के संबंध में मैंने अपना जो वक्तव्य पार्लियामेंट में दिया, उसमें सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बने और उसका जो रोडमैप है, वो रोडमैप स्वाभाविक है कि सरकार और RBI मिलकर तय करेंगे।
और इसलिए उस दिशा में ऑलरेडी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। मैट के संबंध में आप अपने तथ्यों को करेक्ट कर लीजिए। रेवेन्यू विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया। एक 2010 का फैसला था, जो पुराना फैसला था कि एफआईआईज पे मैट नहीं लगेगा। 2012 में उसका विपरीत फैसला आया। अच्छा होता कि 2012 में से, क्योंकि ये एक जुडिशियल अथॉरिटी का फैसला था, तो जो भी कंसर्न्ड पार्टीज थी उस वक्त, सरकार या एफआईआईज, उसका जुडिशियल रेजोल्यूशन कर लेते। मैंने तो 1 अप्रैल 2015 से उसको समाप्त कर दिया। विवाद है कि पुराने का क्या होगा, और पुराना जुडिशियल प्रोसेस से रिजॉल्व होगा। वो प्रक्रिया में भी हम लोग शामिल हैं, और सरकार को इंडिपेंडेंट एडवाइस मिले उसके लिए भी मैंने कमेटी गठित की हुई है। हमारा एफर्ट उसको रिजॉल्व करने का है। सरकार का इसमें कोई निर्णय नहीं था। ये जुडिशियल अथॉरिटी का निर्णय था, जिसको जुडिशियल अथॉरिटी, हायर जुडिशियल अथॉरिटी ही रेक्टिफाई कर सकती है। The person holding 74, Prakash. Sir, I'm Ashutosh from Bloomberg TV India. My question is on GST. Now, the GST has been referred to a panel of Rajya Sabha, and in the context of the observations made by the Standing Committee on Finance on the non-utilization of the GST network funds. This is one thing, and there is likely to be some 2 months more delay now that it has been referred to. So, are you confident that you will be able to meet the deadline of GST? You see, as far as the government is concerned, we will make all endeavor to keep supporting legislations and the IT support network required for implementing it from 1st April 2016. I am conscious of the fact that the reference to the select committee makes it cutting too fine to reach that deadline. But the government is going to make every effort to ensure that there is no delay and that we meet the deadline. We'll be in readiness. I only wish this question had been asked to those who, after introducing the GST in Parliament, after getting a supporting report of the Standing Committee, after getting their own chief ministers to support GST, still wanted to ensure that there is further delay and were insisting on a reference to a committee. Yeah, that lady there, please. Yeah. I am Naz Asghar from UNI. Jetli ji, as you said, now clouds of gloom have cleared away and there is a definite improvement in the investor sentiment. We would like to know how much of FDI, for which Mr. Modi is also launched an all-out war to woo investors abroad. How much of FDI has come to the country during 1 year of the government, and whether it is close to your expectations? If not, what are the reasons? You see, the second question may not be relevant. Last year, 2014-15, 350 proposals came up before the FIPB. Obviously, most of them have been cleared. Some are at the last stage in the pipeline. And then there is further proposals which have gone through the automatic route. Because for the automatic route, you don't come to the FIPB. So FIPB itself got 350, which is almost a proposal a day. And 14-15, you had overall FDI, which was 40% more than the previous year. Yeah. So I'm Ruchi Bhatia from ET Now. Sir, is the government looking at scrapping FDI and multi-brand retail? And if you go ahead and do it, because this is something that the Commerce Minister Nirmala Sitharaman has said, will it not send a negative signal to the investor community?
You see, I have already answered this question over the last few days, and therefore the policy and the answer has been that my party's views on the matters, on this matter are known to everybody. But so far the policy formulated by the previous government is continuing. And that is the position. And that is the official position of the government. Yeah. So this is Shahid Abbas from Cogensis. So you have laid emphasis on restoring macroeconomic stability and by keeping budget deficit and inflation under control. Is the plan is to, are you going to embark on more set of reforms, number one, and as you just pointed out, that wherever need be, you will go for disinvestments, strategic and disinvestment, strategic disinvestment. So what is the plan? What are the proposals up your sleeves? You see, the proposals which have been cleared by the cabinet are already known to you. You have reported them extensively. So the Secretary Disinvestment has already got umpteen proposals of over 50,000 crores already in the pipeline. The target of all forms of disinvestment this year is a little more than 69,000 crores. And I have already in the past indicated that some ministries have already approached me with regard to non-core sectors, whether to consider whether some of their units could be disinvested. And I am particularly referring to the hotels which are left. And I'm sure with the concerned secretaries of those departments, the disinvestment secretary would be looking at those areas also. Yeah, 13. Recently, the draft gold monetization scheme was announced. There is a silence on whether the people have to declare the source of gold and whether the income tax authority will probe that and whether it will become a source for channelizing the black money into white money. You see, I am not going to comment on the draft. The draft is in public domain. The government will express its opinion when the final policy is given. All your questions which will arise in the course of the draft, the idea of putting the draft in public domain is to invite suggestions and questions. So once we respond to that draft, that will be the final decision which will meet these issues that you are asking. 22. Yeah. सर, होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार को लेकर और जो उनके पावर्स हैं दिल्ली सरकार को और एलजी के पावर्स हैं उसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया, याद दिलाया है कि एलजी ही प्रशासनिक प्रमुख हैं दिल्ली के, लेकिन केजरीवाल सरकार को ये भी नागवार गुजरा और साथ ही साथ जो एसीबी को लेकर भी याद दिलाया गया कि कोई भी जो भी वहाँ पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं दिल्ली में वो सेंट्रल काडर के लिया जाए, उनके खिलाफ एसीबी जांच नहीं कर सकता। अब केजरीवाल की सरकार ये कह रही है, खुद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि चूंकि दिल्ली बीजेपी हार चुकी है और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी हारी है और ये इनकी नर्वसनेस दिखाता है। देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये संवैधानिक विषय है। दिल्ली इस देश की राजधानी है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नेंस होता है वो यूनियन के माध्यम से होता है, लेकिन दिल्ली की प्रशासनिक ढांचा जो है वो संविधान के तहत आर्टिकल 239AA के तहत इस प्रकार का बनाया गया है कि कई अधिकार ऐसे हैं जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। So the elected government in Delhi has a large number of powers. There are some powers which are reserved with the central government. और वो अधिकार भी संविधान में स्पष्टता से लिखे हुए हैं। जो केंद्रीय सरकार होम मिनिस्ट्री ने आज सर्कुलर जारी किया है ताकि इसमें विवाद न रहे, इसलिए जो रिजर्व्ड पावर्स हैं जो लेफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और केंद्र सरकार के बिहाफ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस अधिकार का प्रयोग करते हैं उसको स्पष्ट कर दिया है। इट्स अ क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन in terms of the constitution
so that there is no confusion as to who exercises what power. There are enough powers with the Delhi government. There are some powers which are reserved with the Lieutenant Governor. और हम ये नहीं चाहते कि कंफ्यूजन की वजह से दफ्तरों के ऊपर ताले लगने शुरू हो जाएं। इसलिए शासन चले और जो चुनी हुई सरकार है वो अच्छा शासन चलाए, इसलिए उसके अधिकारों की उसको स्पष्टता रहे। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि एक क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन जारी करे जो केंद्र सरकार ने किया है, ताकि दिल्ली सरकार अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभा पाए। 73, Ravin. जेटली जी, एक छोटा सवाल है कि आपने कहा कि देश के अंदर हमने जीएसटी लाया, टैक्सेशन को सिंप्लीफाई किया, कोल स्पेक्ट्रम ट्रांसपेरेंट ढंग से ऑक्शन किया, और विदेश में ये आवाज तो मैं पहचान गया था। रविंद्र बोल रहा हूँ। और विदेशों में प्रधानमंत्री 18 देश के घूम कर देश का प्रभाव बढ़ा रहे हैं, ऐसा भी आपने कहा। लेकिन देश में ही एक तरह से दांडी यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि सूट बूट की सरकार है, किसानों के खिलाफ काम कर रही है, मछुआरों के खिलाफ काम कर रही है। आपको लग रहा है कि जो एक साल की जो आपका अचीवमेंट है उस पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, पहले हम स्पष्ट कर लें कि 55 दिन वेकेशंस के लिए जाना वो एक विदेशी यात्रा होती है, और देश का प्रतिनिधित्व करना, स्टेट विजिट्स पे जाना, वो दूसरे प्रकार का कार्यक्रम होता है। दूसरा, 2013 का जो कानून लाए थे ये लोग, वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण सड़कें, रूरल एरियाज का इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरल एरियाज में हाउसिंग, इसको रोकता है। और इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि 2013 का कानून ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाफ था, किसानों के खिलाफ था, और ये जो उसकी कमजोरी है 2015 के अंदर ठीक की गई। 33. Sir, you said that land bill will be one of the priorities of the government in the next session, the monsoon session. But the land bill is currently with the joint committee. The opposition, mainly the Congress, is insisting that they will not allow passage of land bill in the Rajya Sabha, despite it is been given to the joint committee. You see, no political party has a right to say, I will not allow it to be passed. They have a right to vote against it. And when a political party says, I will vote against it, the numbers will eventually decide whether it is passed or not. And I think the numbers are very clear. Yeah, Pooja. Sir, the exports growth has been in double-digit negative zone for month after month now. And the Commerce Minister said that she believes, just like the RBI does, that the rupee needs to lose some value now. Your position has always been that it should be market determined, but do you think there's some scope for the rupee to be allowed to weaken a bit? I have always believed, and I'm reiterating, it should be market determined. It must find its own level. Its real strength must be reflected. Also on this export growth, let this confusion be clarified that there are two overwhelming factors. The first, the fall in the oil prices. Now, oil prices bring down your imports because we import a lot of oil. There is also a lot of oil products from our refineries that we export. Therefore, there is an 18% impact of oil in the export basket also. So when the oil prices come down, they impact on both. That is first factor. Secondly, the global slowdown has direct impact on the volume of exports. But that is not to say that I am in a way justifying the fall. I am only trying to understand the reasons. So once global economy picks up, domestic economy picks up, obviously these figures will change. But for exports to grow,
the international economy, the economic cycle of slowdown also has to reverse a little. That gentleman there. Yeah. Sir, you mentioned that the country is not satisfied with 7.5 to 8% growth rate. So as the finance minister of the country, what is your dream growth rate? You see, I think India has a potential to touch a double-digit growth. And therefore, to reach that potential, what is it we require? I think India must realize that it is their opportunity. There are competing economies in the world which are not exactly doing so well. You can be the natural recipient of a lot of international investment. Our own decision-making has to be quick and fast. And therefore, if it takes us 2003 to 2014 to pass the insurance law, if it takes us from 2006 to 2015 to decide on the GST policy, we don't send the best signals globally. Therefore, when we obstruct, we must realize that it is eventually that journey to 10% that we are obstructing. And therefore, when my friend Ravinder Singh asked that question, I have no hesitation in repeating what I have already said. The principal opposition party has positioned itself against growth and development. They must reconsider their position in terms of the damage that they can do. Yeah, that. अरुण जी सवाल इधर से सर, अखिलेश शर्मा एनडीटीवी से। मोदी सरकार दो बड़े वादों पर आई थी, भ्रष्टाचार और महंगाई। भ्रष्टाचार पर आपने कहा कि पिछले एक साल में काफी हद तक काबू पाया गया है। महंगाई के मोर्चे पर इस सरकार ने क्या किया? देखिए, महंगाई के मोर्चे पर आंकड़े अपनी कहानी स्वयं सुनाते थे और उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों कम हुए। ये कमी जो है, एक कारण स्वाभाविक है कि तेल की कमी की वजह से भी कमी आई है, लेकिन तेल के अतिरिक्त फूड प्राइसिंग में भी और कमोडिटी प्राइसिंग का भी एक इंटरनेशनल इंपैक्ट है। फूड का जो मैनेजमेंट हुआ है पिछले एक वर्ष में, उससे भी कीमतें नियंत्रण में रही। इसका जो अपवाद है, वो अपवाद होता है कि जो साइक्लिकल इंक्रीजेस कई बार हो जाते हैं। किसी एक महीने में सब्जी का हो सकता है, किसी 2 महीने में पल्सेस का हो सकता है, लेकिन वो साइक्लिकल है, वो पैटर्न नहीं है। और इसलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल इस सरकार की एक पॉजिटिव अचीवमेंट रही है। Rahul, 72. One is regarding the fact that you have done a lot, as you have told us, almost everybody, we know about it. There have been policies, and you have also said several times in the last few years that policies and legislations don't win elections. You have done a lot as far as economics is concerned. Will you like to do some kind of political course correction as far as economics is concerned, one? And second, when it comes to FDI and multi-brand retail, should I, as an investor, look at the BJP policy of no to FDI and multi-brand retail, or the government policy which is still existing on paper? You see, you are absolutely right. Good governance always has to be blended with clever politics. And therefore, we are conscious of this. It is for this reason that our party has been extremely active in forging alliances wherever necessary, expanding social bases, expanding membership. And therefore, we are conscious of even our past experiences, and we've learned on that basis. I think the investor is cleverer than both you and me. And therefore, he looks at everything, including his own prospects, before he invests. Here, 24, here. So, what you have to say about the controversial statement made by ministers, like yesterday, Mukhtar Abbas Naqvi said that those who want to eat beef should go to Pakistan. Don't you think that these kind of statements taints the image of? देखिए, इतने बड़े देश में लोगों का अपना लहजा होता है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे शासन पे या हमारी नीतियों पे ऐसे बयानों का असर पड़ता है।
लोगों को अपनी जिम्मेवारी भी समझनी चाहिए, ये तो स्वाभाविक है और प्रधानमंत्री जी ने इसको बार बार कहा है। ये दूसरी बात है कि आपके चैनल्स के ऊपर इन स्टेटमेंट्स का अपना आकर्षण बन जाता है। 46 प्रशांत। सर, प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज़ से। अभी कुछ दिन पहले आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदें लगाई गई थी मोदी सरकार से वो अव्यवहारिक थी। क्या सरकार भी ऐसा मानती है कि उनसे कुछ अव्यवहारिक उम्मीदें लगाई गई हैं नरेंद्र मोदी से? मुझे लगता है कि सरकार से जो उम्मीदें लगाई थी वो व्यवहारिक थी। इस देश ने जो इस देश के विपक्ष से उम्मीदें लगाई थी वो अव्यवहारिक निकली है। Yeah, lady there. Sir, inflation has come down. Common man and industry both, they're looking for some respite on interest rate front. Can we expect something? What? You have asked a very good question, but to the wrong person. But do you think it's time for interest rates to start My moving views down? are well known. It is. Yeah, 29 here, please. 1 minute, please hold on. We'll come back to you. Sir, it is Ujjwal. It's Ujjwal from Newsrise. Sir, as in your introductory remark, you said that NPAs have gone down in March quarter to 5.2%, but still it is very high, it's above 5%. Recently, RBI governor said that the banks are overexposed to infrastructure projects. So how do you see the road ahead? How do you... See, I am, let me clarify. When I said from 5.64 it has come down to 5.2, I would take it as only an initial indicator. Because at times when you are trying to revive the economy, some indicators can always be patchy. They can be one indicator and next month you can have another indication. So I am not drawing any final conclusion from this. If this pattern continues over 2-3 more quarters, then I will draw a conclusion that there is a pattern in it. So I am keeping my fingers crossed that for a turnaround in the banking sector, obviously with the growth of the economy, a turnaround has to take place. And steps But these are also high. Therefore, steps in the direction obviously is the economy growth is one step itself. At the end of the day, we have to do the recapitalization fast. 116 there, please. मेरा नाम कृष्ण मोहन शर्मा है, न्यूज़ नेशन से हूँ। अरुण जी, एक सवाल ये है कि सब कुछ करने के बाद, इन्फ्लेशन कम करने की बात की जा रही है, इंटरेस्ट रेट कम करने की बात की जा रही है, हायर स्टडीज़ कितना महंगा होता जा रहा है, इस पर किसी की चिंता नहीं है। एक आम आदमी अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, कॉलेज में भी नहीं पढ़ा सकता। आपकी चिंता बहुत जेन्युइन है और इसलिए, और ये समस्या पूरी दुनिया में है, हायर एजुकेशन का जो कॉस्ट है, और शायद यही कारण है कि एक इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं कि जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन की हैं वो केंद्र सरकार के सपोर्ट से हर राज्य में बने। अब उससे पूरी समस्या हल नहीं होगी, लेकिन जो बहुत होशियार बच्चे हैं उनको कुछ लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। 103 there. Arun ji, you have been the defense minister as well, and there is an ex-serviceman sitting beside you. What is the position of one rank, one pension? Is it feasible as a finance minister? Do you see that's a feasible proposition? You see, one rank, one pension is an unambiguous commitment as far as the present government is concerned. It will be implemented. I understand that the Ministry of Defense is in dialogue. The defense minister has spoken to me also at a very advanced stage. What is the methodology of calculating? There is different ways of defining that one rank, one pension. What is the optimum affordable definition of that, I think is what the Ministry of Defense is working at. Yeah, this gentleman here. Sir, Venkatraman from Dinamala. I know your question.
Sir, regarding the GST, you mentioned about very detailed about the implementation of GST. From the day one... You have taken us by surprise. No, it follows. See, on the issue of GST, from the day when the Tamil Nadu government was dead against to that one, how do you going to convince the government of Tamil Nadu, since the new chief minister is going to take over tomorrow, are you going to meet Madam Jayalalitha and in consultation with her, you are going to get support for this? I have spoken to Jayalalitha ji myself. I have discussed this issue with her in person and on several occasions, as indeed I have done with all other leaders of other political parties. The AIDMK is the only political party which has had some reservations. And I have assured all the MPs and the government of Tamil Nadu that Tamil Nadu under no circumstances will lose a single rupee. And if it does, the central government would make good that loss in accordance with the formulation that we have made. Our own assessment is that even Tamil Nadu will substantially gain in terms of volumes when the GST is implemented. Yeah, sir. One minute. One question. The second question. I'll let you know. Yeah, definitely. So one quick question. Sapna from CNBC TV 18. Yeah. So one quick question. You spoke about strategic sales. You spoke about the divestment pipeline being ready. You're also indicating towards some strategic sale happening in the hotel sector, government hotels. But you know, last couple of years we have been hearing about big issues, big companies like HZL, Balco. Then you have a certain Sooty stock also ready. So could there be some clarity in terms of whether the We are very clear. We'll keep your suggestions in mind. No, I mean, will there be any movement as such, or there is no requirement as of now, sir? I'll tell you, we are in the business of governance. And therefore, in the business of governance, as I just explained, take the case of subsidy rationalization. In less than 365 days, what was only a slogan, a gradual movement in that direction has begun. The deserving continue to get it, the leakages are being plugged, and it has almost been bloodless. Therefore, various programs and policies of the government, including disinvestment, we have a clear roadmap. Whatever suggestions are made, we'll keep that in mind. And as I just indicated, the reform agenda of this government, our plate is full for the next few years. I have time for only 3 more questions. Number 12 here, please. Yeah, hold on, yeah, please. Please be patient. Please be patient. Sir, what is the government's roadmap for subsidy? Who's asking the question? I am Ratna Jyoti. I work with Reuters. What is the government's roadmap for subsidy sharing for upstream oil companies like ONGC? Because it is very important. We have formulated a particular policy. I think the Expenditure Secretary will explain to you. I think the policy is very clear now. We have 2 lines of subsidies on this, one for LPG and one for kerosene. In fact, this has been discussed with the Ministry of Petroleum. There is no arrangement of what you're saying, this formula for under recovery. Because now LPG is also basically everything is decontrolled. What we are doing is a direct cash transfer. So now the companies are free to use that money, invest it wherever they want. It's a clean, straight setup in which we have cleaned out the accounts now. Yeah. अरुण जी, मेरा सवाल आपसे है और 2 सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं. आपने अपने कार्यकाल को गिनाया, 1 साल में क्या क्या हुआ है,
लेकिन आप पार्टी के नेता आपके कार्यशैली पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। कुमार आशुतोष ने बोला है कि अरुण जेटली खुद तो अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़के आए हैं और जो वित्त मंत्री बने हैं उसका हर्जाना देश की जनता भुगत रही है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, मैं सारे मीडिया की तरफ से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, छोटे छोटे अखबार हैं जो बंद हो जाते हैं, पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं बेरोजगार हो जाते हैं। क्या आपके मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से उनके लिए कुछ किया जाएगा रोजगार देने के लिए, जो पत्रकार बेरोजगार हो जाते हैं? 2 सवाल है मेरे सर। मैंने आपका दोनों सुझाव नोट कर लिए। कोई जवाब नहीं देना चाहेंगे सर? थैंक यू मैडम। 76 there. 1 minute. Please hold on. Please hold on. Mr. Jaitley, Hina from NDTV Profit. I wanted to ask you 2 questions. One, on that fuel subsidy. Now, the companies will have been given a free hand to decide as far as the subsidy is concerned. Like, government is going to bear the entire thing. So what's that threshold level that you are targeting as far as crude oil is concerned? Because last year it did benefit you, but now there has been a rebound in the prices. Second, on one hand, your government is being labeled as a suit boot ki sarkar, which is Madam, I'll just interrupt you. I have seen very interesting comments. The first set of comment I see is that you are pro-corporate. So the government is pro-corporate. The next day I see the same newspaper writing the corporates are anti-government. So I think those in this stage must now make up their mind as to what the actual position is. My so that I could be educated. My question is that only. Basically, on one hand, you've got Make in India, which is your flagship campaign, which you're there, which you're working with, and you have to incentivize the industry to help it grow ahead. And on the other hand, you're being labeled as a suit boot ki sarkar. So how do you resolve this, double? I think this is a dilemma you people have to resolve. We are very clear. You see, I have already explained in an interview, please. I can answer the question, you can ask then. No, you can't interrupt her answer. You see, I have already answered this. The UPA government's economic policy initially was not clear. And what led to the fall and unpopularity of the UPA was crony capitalism. Coal blocks, mining, spectrum, large number of prosecutions, ministers, industries landing up in jail. This was all a result of that. As far as we are concerned, we are reforming and liberalizing, but there is no place for crony capitalism. Secondly, there is some lack of clarity in the minds of a questioner, as I explained. The first question is, are you pro-corporate? The second is, why are corporates anti-you? Now, I think you must develop a clarity as far as the position is concerned. This government is pro-growth, pro-development. Our social security programs are going to be one of the strongest ever in this country. But certainly, the policy will be one of arm's length distance in terms of decision making from individual business houses. Yeah, this 5. जेटली जी, विजय त्रिवेदी हूँ न्यूज नेशन से। bit, sir? पिछले सेशन में आपके कुछ महत्वपूर्ण बिल, विजय त्रिवेदी इधर से, कुछ महत्वपूर्ण बिल जिनका आपने जिक्र भी किया अभी, लैंड एक्विजिशन बिल है, ब्लैक मनी का बिल है, जीएसटी का बिल है, जिनके लिए लोकसभा में तो रास्ता साफ हो गया है, लेकिन राज्यसभा में रास्ता साफ नहीं हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि पीपल चॉइस जो हाउस है लोकसभा, पीपल इलेक्टेड, डायरेक्ट इलेक्टेड हाउस है, उस पर जो पॉलिटिकल चॉइस का हाउस है, अपर हाउस, उससे दबाव बनाकर रास्ता रोका जाएगा? और क्या इसके लिए आपको लगता है कि एक संविधान में बदलाव की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की जरूरत है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ संविधान की जरूरत है जी। बिल्कुल स्पष्ट है जी कि जो रुकावटें भी पैदा करते हैं इतनी नहीं कर पाते। अब पिछले 1 वर्ष में जितने कानून हमने पारित करने थे हमने किया। आपने ब्लैक मनी का जिक्र किया, हमने पारित कर लिया। अगर वर्ष के अंत में देखें तो केवल 2 कानून हैं, और जीएसटी क्योंकि संविधान संशोधन है इसलिए उसकी एक प्रक्रिया लंबी है। अब लगता है कि अगले सेशन में पास हो जाएगा।
तो अगर आप 30-40 प्रपोजल लाते हो और एक को लेकर विवाद होता है, उसकी वजह से कोई संविधान बदलने की आवश्यकता थोड़ी ना। Jaitley ji, there is a view that the policies for the retail sector need far greater clarity. Policies for the retail sector need far greater clarity, and unclear policies are deterring the innovators. What do you feel about it? Well, they are not deterring anybody. The sector itself is undergoing a significant change. And therefore, this debate will have to be ultimately analyzed in terms of the change which is undergoing. 57. I have said so in the past that in this sector, the largest retailers in the world now don't have a retail store. And therefore, we have to pause for some time to see how the impact of these technologies on the sector itself phases out in the next few years. सर, मेरा नाम आमिर है, सैयद आमिर हुसैन न्यूज़ नेशन से। 26 मई 2014 को तेल की कीमतें जो थी वो करीब 71 रुपए पर लीटर थी, लेकिन आज 66 रुपए पर लीटर है, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमत $66 पर बैरल के करीब पहुंची हुई है। आपको लगता है 3 बार मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जो पैसा आम आदमी की झोली में जाना चाहिए था वो सरकार की झोली में चला गया। आपको लगता है कि गलत फैसला था, और अगर ये फैसला लिया गया तो उस पैसे का कहां पे उपयोग किया जा रहा है? देखिए, सबसे खतरनाक कैलकुलेशन होता है जो आपने किया है कि बिना विषय की गंभीरता में गए बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर लीजिए। इस सरकार ने 11-12 बार तेल की कीमत कम की, 3-4 बार तेल की कीमत बढ़ी, वो बाजार के साथ लिंक है। अब इसके अतिरिक्त जो तेल का पैसा आया, उसमें से आपने कहा कि सरकार ने 3 बार एक्साइज बढ़ाया, 1 बार हमने तेल कंपनियों को भी उसका लाभ लेने दिया। जब तेल कंपनियां तेल खरीदती हैं तो उन्होंने तेल का ऑर्डर दिया $80 की कीमत पर, जब बेचने लगी तो दाम $60 था। ऑयल कंपनीज का 30,000 करोड़ रुपए का घाटा था इस फॉल में, और इसलिए ऑयल कंपनीज घाटे में चली जाएं, ये भी कोई देश उसकी को व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक अंश उसका तेल कंपनियों के लिए गया, 11 बार वो कंज्यूमर्स उपभोक्ता के पास गया, और जो सरकार के खाते में आया उसकी भी जो व्यवस्था हम लोगों ने की और इस फाइनेंस बिल में की है, वो सारा का सारा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्शन के अंदर उसको डाइवर्ट किया है। और ये जो रेल, जबकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इस वक्त नहीं हो रहा और पब्लिक इन्वेस्टमेंट हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो हाईवेज, रूरल रोड्स और रेलवेज, इसमें जो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट हमने दिया है और स्लो डाउन के पीरियड में दिया है, वो उसी राजस्व में से दिया है, उसका एक अंश जो इस माध्यम से आया, और वो सरकार की झोली में नहीं जाता। हाईवे और रूरल रोड का लाभ भी इस देश की जनता को ही होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो बाकी राजनीतिक सवाल है, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी पॉलिटिकल है पार्टी ऑफिस में, वो कल उसमें पूछ सकते हैं। Thank you, sir, and thanks for the MOS and all the secretaries on the dais. Friends, thanks for being here.